मैंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। एक बार ऑफिस के काम के बाद बॉस ने मुझे एक विशेष ट्रेनिंग के बारे में बताया और मुझे एक होटल में ले गए। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने गलती से सोचा था कि वह बड़ा था। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूम है। मैं कॉलेज के अंतिम वर्ष में था और यह आखिरी सेमेस्टर था। उस समय कॉलेज में एक आनुषंगिक संगठन द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा था। उस संगठन के कुछ कार्यकर्ता हमारे कॉलेज में आए। क्योंकि हम अपने अंतिम वर्ष में थे, इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें उन कार्यकर्ताओं के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पौधारोपण के दौरान मेरी मुलाकात उस कंपनी के एक कर्मचारी रवि सर से हुई। अगर पौधारोपण करते समय किसी को चोट लग जाती तो मैं दौड़कर उसकी मदद करता। मेरे इस रवैये को रवि सर ने देख लिया। वह मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आए और कहा कि कुछ महीनों में आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा। यदि आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व मुझे बहुत अलग लगता है। आपको लोगों की मदद करने में बहुत रुचि है। मुझे भी आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। रवि सर मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से समझते थे। मुझे समाज सेवा करने में बहुत रुचि थी। उस समय मैंने सब्सिडियरी कार्ड का ध्यान रखा, जिससे मुझे कॉलेज के 3 महीने बाद नौकरी मिल गई। मुझे वास्तव में नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेज के बाद पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरे माता पिता ने मुझे वह करने की पूरी आज़ादी दी जो मैं चाहता था। मुझे समाज सेवा में बहुत रुचि थी, इसलिए कहीं और नौकरी ढूंढने के बजाय मैंने सबसे पहले रवि सर को फ़ोन किया। सहायता एजेंसियों में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि सभी लोग समाज सेवा में रुचि नहीं रखते हैं। रवि सर ने तुरंत मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। वह वहाँ के मुखिया थे और उस संस्था में लड़के के साथ साथ लड़कियाँ भी काम करती थीं। उन्होंने रवि सर के केबिन में बैठकर मुझसे कहा कि हमें सहकारी संस्था में कभी भी किसी गांव में जाना पड़ सकता है या कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। हमें किसी संगठन से मानदंड मिलते हैं, जिससे आपको प्रति माह 5000 का भुगतान किया जाएगा। मैंने रवि सर से कहा कि मैं मानदंडों को पूरा करता हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की संतुष्टि के लिए काम करने आया हूँ। रवि सर ने मुझसे हाथ मिलाकर बधाई दी। उस दिन से मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। पहले महीने में रवि सर मुझे अलग अलग जगहों पर ले गए। कभी अनाथालय के लिए दान इकट्ठा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए। इस तरह 1 महीने में मैं अलग अलग जगहों पर गया रवि सर के साथ। 1 महीने के बाद मैंने रवि सर के व्यवहार में बदलाव देखा। वह मुझसे अधिक आत्मीयता से बात कर रहे थे। केवल उन्होंने मुझे कंपनी के काम से कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए जोर दिया। मैं किसी भी आदमी के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मैंने देखा कि मेरी कॉलेज की सहपाठी पूजा वहां आई थी। वह काफी बदल गई थी। मैं उसके महंगे कपड़े और रहन सहन देखकर हैरान था। पूजा एक साधारण परिवार की लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। उसकी माँ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करती थी जब पूजा रवि सर के केबिन से बाहर आती थी। जब वह रवि सर के केबिन में गई तो मैं उसके सामने खड़ा था। उसकी नज़र मुझ पर नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र पूरी तरह से उस पर थी।
मैं उसे अच्छे से देख रहा था। मैं पूजा के सामने गया। मैंने उससे पूछा, पूजा को कॉलेज खत्म हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। आप यहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं? पूजा ने कहा कि वह मेरे शामिल होने से 5 दिन पहले सहायक कंपनी में शामिल हुई थी। फिर उसने कहा कि इस सहायक कंपनी के कारण मेरा जीवन बदल गया है। यहाँ काम शुरू करने के बाद मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ। आपको मेरा जीवन देखना होगा। मैंने सुना है कि सहकारी समितियों का काम हमेशा बहुत कठिन होता है और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी पैसा कमाने में बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करते समय उन्हें अपने घर से ही भुगतान करना पड़ता है। लेकिन रवि सर की सहायक कंपनी थोड़ी अलग थी। वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के काम में क्या खास बात थी कि वे इतने अच्छे पैसे कमा रहे थे? वहाँ ऐसा क्या हो रहा था कि 1 महीने के अंदर ही वो लड़कियाँ इतनी अमीर हो जा रही थीं? ये बातें मुझे समझ नहीं आईं। पूजा की बातों से समझ आ गईं। पूजा ने मुझे बताया कि वह सहायक कंपनी के अलावा कहीं और काम नहीं करती है। जो एक सहायक कंपनी में काम करने के लिए 1 महीने के लिए शहर से बाहर गया था, उसने कहा कि तुम भी एक बार बाहर जाकर देखो। 1 महीने के लिए नहीं, तुम भी अच्छी कमाई करोगे। पूजा के बारे में सुनकर मैंने फिर से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे पास पिछले 20 वर्षों से कोई विशेष काम नहीं था। हर दिन कोई न कोई सहायक काम के लिए आता था तो रवि सर किसी न किसी लड़की को अपने साथ भेज देते थे। मेरे बगल वाली लड़की को काम था लेकिन मैं सारा दिन खाली बैठा रहता था। एक दिन कुछ मेहमान आए तो मैंने रवि सर से सवाल करना शुरू किया। मैंने कहा, सर पिछले 20 दिनों से मैं खाली बैठा हूँ, आप मुझे कोई काम नहीं दे रहे हैं। कुछ लड़कियों को बार बार काम देना, मेरी प्रियंका को तुम हर दिन काम के लिए कहीं न कहीं भेज रही हो। कम से कम एक बार मुझे किसी काम के लिए भेज दो, नहीं तो मुझे ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। फिर रवि सर ने मेहमानों को प्रियंका के साथ जाने के लिए कहा और उनके जाते ही रवि सर मेरे गले में हाथ डालकर मुझे अपने केबिन में ले गए और केबिन में पहुंचकर उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी पर बैठाया और मेरे सामने टेबल पर बैठ गए। तब रवि सर ने कहा कि सुमन, यदि तुम प्रतिदिन समाज सेवा करना चाहती हो तो तुम्हें उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अभी तक तुम अपने काम में ज्यादा कुशलता नहीं दिखा पा रही हो। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेना शुरू करना होगा। मैंने मान लिया सर। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे साथ चलूंगा। उस दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मैं घर गया और सर के साथ कहीं जाने का फैसला किया। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कहाँ जाना है। बस इतना कहा कि घर वाले को बता देना कि घर आने में देर हो जाएगी। मैंने माँ से कहा कि घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए माँ मुझे बार बार फोन नहीं किए। सर के साथ उनकी कार में जाते वक्त मुझे कई जगह गरीबों की झोपड़ियाँ दिखीं। मुझे लगा कि शायद सर मुझे गरीबों की असली समस्याएं दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक होटल में पहुँचे। होटल पहुंचकर मैंने सीधे रवि सर से पूछा कि आप मुझे समाज सेवा की क्या ट्रेनिंग देना चाहते हैं। रवि सर मुस्कुराए और बोले, मैं सब कुछ कह रहा हूँ। फिर वह मुझे होटल के कमरे के अंदर ले गए और सर अपना रूम खोलने लगे और उसने बकवास करना शुरू कर दिया। कहा, सुमन, तुम बहुत बुद्धिमान लड़की हो।
थोड़ी सी ट्रेनिंग से तुम मेरे जितनी अच्छी बन जाओगी। मैंने कहा सर हम यहाँ बात करने के लिए नहीं आए हैं, मुझे साफ साफ बताएं कि आप मुझे क्या ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मेरी बात सुनते ही सर अचानक गंभीर हो गए और मेरे पास बैठकर उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी और कहा कि थोड़ा ठंडा पानी पी लो और फ्रेश मत हो जाओ। अगर तुम फ्रेश हो तो मैं तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकता हूँ। रवि सर की टेढ़ी मेरी बातों से मुझे संदेह हुआ। मैं उनका मतलब समझ नहीं पाई और समझना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आप मुझे कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ऑफिस टाइम में दीजिए। मैं सर के पास से उठने गई तो उन्होंने दूर से ही मेरा हाथ खींच लिया और फिर बोले सुमन इतनी झुंझलाहट काम के लिए ठीक नहीं है, उनकी मंशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने उसका हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर निकल गया और यह फैसला करके होटल के कमरे से निकल गया कि आज के बाद मैं उस सोहारा संस्था में काम नहीं करूँगा। अगले दिन मैं सोहारा संस्था में नहीं गया। माँ ने पूछा कि मैं आज काम पर क्यों नहीं गया। मैंने माँ से कहा कि मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। माँ को बिना कुछ और बताए मैं आराम से बैठ गया। वह दिन बीता, फिर 3 दिन और बीते लेकिन मैं घर पर ही रही। रवि सर मुझे फ़ोन करते रहे, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर भी उन्होंने मुझे सैकड़ों मैसेज भेजे। उनके माफ़ी भरे संदेश मेरे फ़ोन पर आते रहे और मैंने तय कर लिया कि मैं उन रवि सर के सामने कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन पापा रोज की तरह अपनी दुकान पर गए। पापा सुबह 9 बजे घर से निकले और 9:30 बजे अपनी दुकान पर पहुंचे। दुकान पहुंचने के बाद पापा की मां के फ़ोन पर कॉल आई। मां ने फ़ोन उठाया तो बाहें नीचे कर ली। मैंने मां के हाथ से फ़ोन ले लिया और समझ गया। पिता की दुकान नगर पालिका ने तोड़ दी। जिस जगह पर पिता ने लाखों रुपये खर्च कर दुकान बनाई, उसे अवैध कब्जा माना गया। पिता को इस बात का एहसास नहीं था कि जमीन अवैध है और जिस व्यक्ति ने पिता को जमीन बेची थी, उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेच दी। पिताजी ने उस जगह पर 10 साल तक दुकान चलाई लेकिन 10 साल बाद नगर पालिका की नज़रों में यह अवैध कब्जा हो गया। मेरे पिताजी ने कोई अपराध नहीं किया था बल्कि उनके साथ धोखा हुआ था। पिताजी पर नगर पालिका ने 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और अगर वह इसे नहीं भरते तो उन्हें 7 साल की जेल हो सकती थी। पिताजी द्वारा बचाए गए सारे पैसे जुर्माना भरने में खर्च हो गए। घटना के कुछ दिन बाद अचानक हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले कुछ दिनों से माता पिता कुछ भी खुशी से नहीं खा पा रहे थे। फिर मैंने माँ को अपने माता पिता से ये कहते हुए सुना कि अगर आज हमारा बेटा होता, तो वह इस कठिन समय में किसी तरह पैसे लाने का रास्ता खोज लेता और हमें इस दर्द से मुक्ति दिला देती। लेकिन भगवान ने हमें केवल एक ही बच्चा दिया है और वह भी एक लड़की,
हमारी बेटी एक लड़के की तरह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है तब माँ को अपने दिल में एक बेटे की याद आ रही थी। मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मैं सचमुच अपने माता पिता के लिए किसी काम का नहीं था। मुझे अपनी माँ की बातें इतनी तुच्छ लगी कि मेरे पिता की आय इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी काम करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चला गया क्योंकि माँ को लगा कि मैं सच में इतना सोचने में असमर्थ हूँ। तभी रवि सर का फोन आया। मैंने उनका फोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल सोहारा संस्था आ रहा हूँ। अगले दिन मैं सोहारा संस्था पहुँच गया। पूजा अपनी एक गर्लफ्रेंड को सोहारा संस्था में शामिल करने के लिए लेकर आई थी। पूजा की बदली हुई जीवनशैली भी उन्हीं से प्रेरित थी। लड़की सहारा संस्था में काम करने के लिए बहुत उत्सुक थी। दरअसल सहारा संस्था से जुड़ने के बाद पूजा की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। पूजा ने मुझे बताया कि ये काम शुरू करने के बाद उसकी मां ने घर से काम करना बंद कर दिया और जल्द ही पूजा अपना खुद का घर खरीदने जा रही है। तब मुझे सहारा संगठन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बजाय मैं पैसे की उम्मीद में एक कार्यकर्ता के रूप में चला गया। मैं रवि सर के केबिन में दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा सर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने उनसे कहा कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूल गई कि क्या हुआ था। आप बस मुझे बताएं कि पूजा और अन्य लड़कियां इस सहारा संस्था के माध्यम से इतना पैसा कैसे कमा रही हैं। आज मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि पैसे की उम्मीद कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर रवि सर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, सुमन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगले 20 दिनों में आपकी जिंदगी बदल दूंगा। वह कभी मेरे कंधे को छू रहा था तो कभी मेरे गाल खींच रहा था। मैं उसकी सारी बदतमीजी सह रही थी क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। उस शाम रवि सर मुझे फिर से उसी होटल में ले गए जहां वो मुझे पहले ले गए थे और जैसे ही मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे प्रशिक्षण का पहला चरण होगा, यदि तुम मुझे प्रभावित कर सके तो बहुत अमीर बन जाओगे। अगर मैं आपसे प्रभावित हो गया तो देख लेना आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी और आप खूब पैसे कमा सकते हो। मैंने रवि सर को ऊपर से नीचे तक देखा। वह आदमी 45 साल का था, मुझसे लगभग 22 साल बड़ा। मैंने उनसे कहा, सर मैं आपकी बेटी की उम्र की लड़की हो सकती हूँ और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सुमन तुम्हें पैसा कमाना है या भाषण देना है ये तुम खुद तय करो, मेरी उम्र का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो यहीं रुको, अगर नहीं तो तुम पहले की तरह आज ही जा सकते हो। मैंने पहले ही उन रवि सर के सामने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है और इसीलिए वह मेरे सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं तो वह पहले की तरह शर्माते हुए मेरे पीछे पीछे घूमते रहते। उस समय मेरा सबसे बड़ा लाभ यह था कि मैं एक लड़की थी और उस समय रवि मुझसे कुछ चाहता था और उसे इसके बिना चैन नहीं मिलता था।
मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे कहा, सर आप मुझे ऐसे मत जाने दीजिए, मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। मैं भी समझता हूँ, लेकिन अभी मैं आखिरी बार के लिए तैयार नहीं हूँ। आज या कल हमारे बीच कुछ होगा, लेकिन जब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम सिर्फ बातें करके और साथ में समय बिताकर दिन गुजार सकते हैं। रवि ने मेरी बात से सहमति जताते हुए कहा कि मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, उनमें आपकी खूबसूरती और आपकी समझदारी बाकी लड़कियों से अलग है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ, तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि उस बूढ़े आदमी से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपनी माँ की बातों के बारे में सोच रही थी, उनकी ये गलतफहमी कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, उनकी बातें मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती थीं। मैं उस पैसे की खातिर होटल के कमरे में उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर बैठ गया जो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। कभी वो मेरे बालों को छू रहा था तो कभी मेरे बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे अपनी सीमा नहीं लांघने दी। लगभग 2 घंटे तक मैं उस बूढ़े आदमी के साथ होटल के कमरे में बैठा रहा। वह मुझसे प्यार की बातें कर रहा था और मैं उससे सहमत हो रही थी, क्योंकि मुझे उससे और उसकी बातों से कोई आकर्षण नहीं था। उस दिन उसने मुझे प्यार के बारे में जो बताया उसके लिए उसने मुझे पैसे दिए और बिना कोई काम किए उसने मुझे 10,000 रुपीस दिए। घर लौटकर मैंने वह 10,000 रुपीस अलमारी में रख दिए। मैंने अच्छी खासी रकम बचाकर काम के बहाने अपनी मां को सौंपने का फैसला किया और मैं फिर से सहारा संगठन में चला गया। वहां पहुंचने के बाद रवि मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले गया, यहाँ तक कि उसके साथ पूरा दिन भी नहीं बिताया। रवि मुझे 10,000 तो कभी 15,000 दे रहा था। पिछले 5-6 दिनों में मैं रवि से काफी घुल मिल गया था। एक बार मैंने उससे सीधा सवाल पूछा, रवि, जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन गया तो पूजा जैसी लड़कियां पैसे कैसे कमा लेती हैं? रवि ने मुझे वह उत्तर नहीं दिया जिसकी मुझे आशा थी। उसने बस मुस्कुराकर बात टाल दी। उस दिन रवि अचानक मुझे होटल ले गया और कमरे में जाते ही उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है, लेकिन रवि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, अब तो बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा पूरी कर ली है। मुझे अब और परेशान मत करो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन अब मुझे वापस मत देना। वह मुझे जो रकम दे रही थी, वह वास्तव में मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। इतना पैसा कि मैं पापी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रूबी मुझे 10 लाख देने को तैयार थी। एक पल के लिए मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब वह मेरे बहुत करीब आ गया, फिर अचानक मुझे सब कुछ असामान्य लगने लगा। उस समय मेरे दिमाग में केवल वह खास पैसा ही नहीं था। मुझे वे शब्द याद आए जो मेरे पिता ने मुझे बचपन से सिखाए थे कि तुम जो हो उसका कभी त्याग मत करो और पैसों के लिए कभी भी अपने सम्मान को धूमिल मत करो। पापा की वो बातें याद करके मैंने रवि को अपने से दूर कर दिया। रवि मुझे दूर नहीं करना चाहता था, वो जबरदस्ती कुछ करना चाहता था। मैं रवि से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैंने नैना को फोन किया। वह मेरी दोस्त है। वह एक पत्रकार थे जिस होटल में रवि मुझे लाया था।
नैना हमेशा उस होटल के आसपास ही रहती थी। उसे शक था कि उस होटल में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं। मेरे फोन करने के कुछ देर बाद ही नैना वहां पहुंच गई। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत टीवी से की थी। वह खबर लाइव दिखाई जा रही थी। मैं रवि के साथ टीवी पर देख रहा था। रवि सोहारा संस्था की आड़ में गैरकानूनी काम कर रहा था। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थीं और कुछ लड़कियों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। रवि के सारे लंड खुलकर सामने आ गए और पिछले कुछ दिनों से जब मैं उसके साथ घूमी तो मुझे उसके कई राज पता चले। मैंने उस नीच इंसान का असली रूप सबके सामने दिखाया। शायद उसी समय मेरे माता पिता ने भी मुझे टीवी पर देख लिया था और थोड़ी देर बाद मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। पापा को मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। पापा ने कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मेरी बेटी ने एक धोखेबाज का सच सबके सामने बोलने की हिम्मत की है। फिर मैंने कहा, पापा आप तो मेरी सफलता से खुश हैं, लेकिन माँ शायद खुश नहीं होंगी। वो शायद अभी भी यही सोच रही होंगी कि क्या मेरे यहाँ लड़का पैदा हो गया। तो पापा ने जवाब दिया, मेरी बेटी ने जो साहस दिखाया वह शायद कोई लड़का नहीं कर सकता था। मेरी बेटी और बेटे को मुझ पर गर्व था। मेरे पिता की शिक्षाओं के साथ साथ मेरी माँ का प्यार भी मुझ में था। मैं पैसे के लिए अपना सम्मान नहीं बेच सकता था। मेरे पिता ने मुझे जो शिक्षाएं दी, उसके लिए मैंने अपने माता पिता के सम्मान को पैसे से पहले रखा। इसलिए मेरी प्रतिष्ठा पूरे शहर में फैल गई। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। गलत रास्ते पर जाने से पहले अपने माता पिता की शिक्षा को याद रखना चाहिए। सही तरीके से कमाया गया पैसा व्यक्ति को समाज में रुतबा दिलाता है, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा जीवन में दुख ही लाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।